हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन मिस्टेक्स के बारे में या उन हर्डल्स हिंड्रेंसेस के बारे में जो आपके यूजीसी नेट का या जेआरएफ का एग्जाम क्लियर करने के रास्ते में आ सकती है। जी हाँ, आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी आप सबके लिए, स्पेशली जो फ्रेशर्स बच्चे अभी उन्होंने नेट की तैयारी करने की सोच रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सोच रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बाकी सब देखना, आपको जरूर इससे हेल्प मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, यहाँ से स्कैन करके भी डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन पर पहुंच सकते हैं आप लोग। हमारे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं, हमारा प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स को टारगेट करता है। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में हम स्पेशलाइज्ड हैं। इसके अलावा डीपीआर के एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, सेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स को भी हम टारगेट करते हैं। ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी बेस्ट सेलिंग बुक्स का लिंक भी दिए हुए हैं एंड आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है। ये हमारा कोर्स है जो दिसंबर 2024 के अलग वैलिडिटी, 4 मंथ्स वाली वैलिडिटी वाला भी है और जून 2025 वाला भी है। ठीक है। एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आप सब चीजें देख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बट इन हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको इलैबोरेटली समझाऊंगी। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, मास्टर्स वाला। मास्टर्स वाले पॉइंट में मेरा क्या कहने का मतलब है कि बहुत सारे, और मेरे अकॉर्डिंगली ना 80% बच्चे ऐसे हैं, मेरे बैचेस में भी हैं, मतलब मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं 80%। ठीक है, कि जो मास्टर्स में अपने ठीक से पढ़कर नहीं आए हुए, मतलब मास्टर्स में यही दिमाग में रखा कि जैसे तैसे जाके एक फर्स्ट डिवीजन लेके आनी है, एक अच्छी पोजीशन लेके आनी है, या कई बच्चे तो उसमें भी ये चीज रखते हैं कि पास होना है सिर्फ, है ना। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, अगर आप एक एवरेज यूनिवर्सिटी या एवरेज कॉलेज से मास्टर्स कर रहे हो, है ना, तो और आप उसका फर्स्ट डिवीजन में भी अच्छे नंबरों से भी पास हो रहे हो, फिर भी ये एक मिथ मत रखना, मिसकंसेप्शन मत रखना कि नेट का एग्जाम आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे। ठीक है, बिकॉज है तो नेट में सारा सिलेबस मास्टर्स वाला ही है, बट अगर आपने मास्टर्स में ध्यान से नहीं पढ़ा चीजों को, उनके कंसेप्ट के, क्योंकि मास्टर्स में क्या होता है, आपको शीटें भर के आनी होती है। ये जो शीटें भरने वाला फंडा है ना मास्टर्स में, ये मुझे एक एजुकेशन सिस्टम का एक ड्रॉबैक लगता है बेसिकली। तो वो आप 6 शीटें भर के आ गए, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है उसको वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी होने पर मार्क्स ज़्यादा, वहाँ पे आपका एक एक वर्ड चेक नहीं किया जाता। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा रहता है, आपका पढ़ा नहीं जाता इतना मटेरियल, जस्ट आपका प्रेजेंटेशन का सलीके से आपको नंबर दे दिए जाते हैं मास्टर्स में। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है, और इसी के कारण ये एक रीजन है कि आप मास्टर्स करने के बाद भी अच्छे नंबर, फर्स्ट डिवीजन लेने के बाद भी अपने आप में इतना दम नहीं रखते कि आप, मैं स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स की बात करूं, कि आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। जो सिलेबस आप पढ़कर आए हो उनमें से अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएं ऑब्जेक्टिवली, उनका आप एक सही जवाब दे सकते हो। आप इतना दम नहीं रखते होते, बिकॉज आपको मास्टर्स में उस लेवल का पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, मैं सभी यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रही। अगर हम दिल्ली वाली साइड पे चले जाएं तो आपको पता ही है, दे आर बेस्ट यूनिवर्सिटीज। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस ऐसे जिसमें बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, और ऐसे बच्चे, ऐसा पढ़ाया जाता है बच्चों को कि मास्टर्स करने के बाद साथ में एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। बट 70-80% बच्चे ऐसे हैं जो मास्टर्स में कंसेप्ट क्लियर करके नहीं आते, मास्टर्स में थोड़ी केयरलेसनेस दिखाते हैं। या पता क्या, इसका मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, एक राय बताती हूँ इसमें आपको। आपकी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में चाहे आपको अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा, मतलब कंसेप्ट्स नहीं क्लियर किए जा रहे, सिर्फ नंबर लेके आने के इतना ही पढ़ाया जा रहा है कि नंबर अच्छे ले आओ बस, तो आपको फिर टीचर्स पर या आपको कॉलेज पर रिलाई नहीं करना। आपको खुद लाइब्रेरी में जाना है, बुक्स उठानी है, पढ़ना है। अपने लेक्चर्स के बाद लाइब्रेरी में 2 घंटे बिताने हैं और पढ़ना है, ये दिमाग में रख के कि भाई मुझे सिर्फ फर्स्ट डिवीजन के लिए मास्टर्स क्लियर नहीं करनी, मुझे मास्टर्स के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, लेक्चरर बनना, पीएचडी करनी, एकेडमिशियन बनना है, नेट जीआरएफ क्लियर करना है। तो मुझे अपना इकोनॉमिक्स से जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये चीज आपको मास्टर्स में दिमाग में रखकर चलनी पड़ेगी। अगर आप मास्टर्स में इस चीज को दिमाग में रख के नहीं चलते हो, जैसा आपका कॉलेज आपको पढ़ा रहा है, जैसे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हो, सिर्फ उतना ही करते हो, तो आपके लिए नेट क्लियर करना एक चैलेंज हो सकता है। यकीन मानिए, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट के बावजूद भी उन बच्चों का नेट क्लियर करने में रुकावटें आती हैं। नहीं होता जो मास्टर्स में केयरलेसनेस दिखाते आए हैं, मास्टर्स में अच्छे से चीजें पढ़कर नहीं आए, फिर उनको बहुत टाइम लग जाता है उस तरह से अपने दिमाग में एक थिंकिंग एबिलिटी क्रिएट करना कि एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस वो हल कर पाए, नेट के एग्जाम के लेवल। ठीक है,
इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि बच्चों मास्टर्स में सिर्फ टीचर कॉलेज के आश्रय मत रहना, लाइब्रेरी में जाके खुद से स्टडी करना, पढ़ना। अगर वाकई में मन में वो चीज है कि भाई मुझे कुछ बनना है ना, सिर्फ मैं नंबर एक नाम के लिए एमए नहीं कर रहा कि भाई कोई बोल दे भाई लड़का एमए किया हुआ है, लड़की ने एमए किया हुआ है, ये इस चीज के लिए मैं एमए नहीं कर रहा। एमए इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे आगे जाके एकेडमिशियन बनना है या प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है ना। ये सपने अगर आपके हैं तो मास्टर्स में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, टाइम ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ेगी, लाइब्रेरी में कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है जी, दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट, समझ गए। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ओनली वर्ड मैंने क्यों लिखा है, ओनली वर्ड। अब ओनली वर्ड से मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये पॉइंट्स बताती हूँ, बिकॉज मेरे बैचेस में 1000-2000 के अबाउट बच्चे एनरोल्ड रहता है, लाइव क्लास में उनसे चैट होती है, पता चलता है कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं या कैसे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, वो सब चीजें मुझे पता चलती हैं उसके लाइव चैट के थ्रू। तो यहाँ पे अब ओनली का मतलब मेरा ये है कि आपको, कई बच्चे बोलते हैं कि, अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, हमने ना HPSC PGT इकोनॉमिक्स का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, उस बैच में हमारी बड़ी अच्छी एनरोलमेंट गई है, 500-600 बच्चा उसमें एनरोल्ड हो गया। तो ना उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम्स रहते हैं बेसिकली, तो हम उसमें सब्जेक्टिवली पढ़ाते हैं, हमारी जो क्लासेस उसमें रहती है सब्जेक्टिवली रहती है। एक बच्चा बोलता है मैम उसमें तो सारा सब्जेक्टिवली पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी स्टेट का, इंडिया लेवल का या स्टेट लेवल का टीचिंग एग्जाम, पीजीटी का एग्जाम, सेट का एग्जाम, नेट का, ऐसा एग्जाम नहीं है टीचिंग का एग्जाम कि आप ऑब्जेक्टिव है बट सब्जेक्टिव पढ़े बिना वो क्रैक कर लो। सब्जेक्टिव पढ़े बिना वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका क्रैक नहीं होगा। आई डोंट नो अबाउट अदर एग्जाम्स, बट जो भी टीचिंग कैटेगरी के एग्जाम्स आते हैं स्टेट्स के या इंडिया लेवल के, नेशनल लेवल के, सब्जेक्टिव पढ़े बिना ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्लियर करने की उम्मीद मत रखना। बच्चे भागते हैं एमसीक्यूज के पीछे। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताती हूँ। अभी यूट्यूब पर मैं एक एमसीक्यू की क्लास शुरू कर दूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सीरीज का नाम है 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ऐसी सीरीज शुरू कर दूँ, भर भर के व्यूज आएंगे, भर भर के बच्चे रेगुलर देखने आएंगे। और अगर मैं एक सीरीज कंसेप्ट वाली शुरू कर दूं ना, जिसमें आपको डिटेल्ड कंसेप्ट है, इकोनोमेट्रिक्स के घुसकर कंसेप्ट्स पढ़ाई जाए, कॉजलिटी क्या होता है, को इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसी कोई सीरीज लॉन्च कर दूं जो थोड़े बोरिंग से कंसेप्ट होते हैं इकोनॉमेट्रिक्स के या मैथ्स के, वो पढ़ाने शुरू कर दूं, व्यूज नहीं आएंगे। और ये एक सबसे बड़ा मतलब पॉइंट है, नोट कर लो आप लोग बच्चे, ओनली एमसीक्यूज काम नहीं करेंगे, ओनली पीवाईक्यूज काम नहीं करेंगे, ओनली सिलेबस भी काम नहीं करेगा। जी हाँ, ओनली सिलेबस भी काम नहीं करेगा, ओनली नोट्स भी काम नहीं करेंगे, ओनली लेक्चर्स भी नहीं काम करेंगे, ओनली लेक्चर्स भी नहीं काम करेंगे। अगर आप ओनली बना के चलोगे तो हर किसी चीज की एक महानता है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। एक सिंपल सी बात बताती हूँ। सबसे पहले जब जैसे अब जो जिन बच्चों ने मेरे कोर्स में एनरोल करा रखा है या जो सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं, उनके लिए मैं अक्सर ही बताती हूँ, बच्चे या तो आप मेरी वीडियो सुन लो, ठीक है, अगर कोर्स ले रखा है, नई कोर्स ले रखा, सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ लो। पहला स्टेप ये है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, चाहे आप यहाँ से करो मेरे कोर्स से, चाहे आप खुद सेल्फ स्टडी करो, नहीं लेना कोर्स कोई दिक्कत नहीं है, खुद सेल्फ स्टडी करो, टेक्स्ट बुक से पढ़ो। पहला स्टेप ये होता है, ठीक है। और ये जो आपको चीज करनी है ना, इसमें आपको ओनली सिलेबस लेके नहीं चलना कि सिर्फ सिलेबस खत्म करना, नो, गलत बात। सिर्फ सिलेबस लेके तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, मार खाते हैं, कहते हैं पढ़ तो सारा कुछ लिया था मैम हमने, ये भी पढ़ा था, सिलेबस कोई टॉपिक छोड़ा नहीं था, फिर भी नहीं एग्जाम क्लियर हुआ। ओनली सिलेबस देख के नहीं चलना होता, रेलिवेंसी देख के चलनी होती है। एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है कि सिलेबस क्या है और पिछले सालों में एनटीए क्या पूछ रहा है, उसके कॉम्बिनेशन से ये कंसेप्ट क्लियर करने हैं आपको, ठीक है। ये चीजें क्लियर करो और इनसे अपने नोट्स बनाओ। कई बच्चे बोलते हैं बने बनाए नोट्स, मैम नेट इकोनॉमिक्स के हमको नोट्स लेने हैं और कुछ नहीं, सिर्फ हमको नोट्स चाहिए, मिल जाएंगे। ये भी गलत चीज है। सिर्फ नोट्स, अगर आप पढ़ना ही है, आपको पढ़ना ही चाहते हो, रीड करना चाहते हो, तो फिर टेक्स्ट बुक से रीड कर लो, नोट्स से ज्यादा हेल्प कर देंगे वो आपकी। टेक्स्ट बुक्स पढ़ो। फिर नोट्स तभी हेल्प करेंगे आपके, दो तरीके हैं, नोट्स तभी हेल्प करेंगे अगर तो आपने वो लेक्चर्स वगैरह जो एजुकेटर आपको दे रहा है, जैसे जो मैं लेक्चर्स दे रही हूँ, उनको देखकर आपने नोट्स बना रखे तो हेल्प करेंगे, ठीक है, इन लेक्चर्स को। या तो आपने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं और इन टेक्स्ट बुक से आपने नोट्स बना रखे हैं तो काम करेंगे।
ठीक है, मतलब बने बनाए किसी के भी नोट्स पढ़ लो, ये हमको किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म है 1000-2000 में नोट्स दे रहा है नेट के, वो नोट्स पढ़ लेते हैं और एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। शॉर्टकट ऐसे मत अपनाओ, ये शॉर्टकट है, ठीक है, क्योंकि नोट्स जो होते हैं ना उससे कंसेप्ट नहीं क्लियर होता। नोट्स में कौन सी चीजें मेंशन की होती है, पिन पॉइंट्स मेंशन की होती है। हमेशा बोलती हूँ मेरी बुक है नोट्स वाली, बट मैं अक्सर बोलती हूँ सिर्फ वो बुक से काम नहीं चलेगा, वो तो रिवीजन बुक है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपने सारी वीडियो सुन रखी है, आपने टेक्स्ट बुक्स पढ़ रखी है, वो सब कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप रिवीजन बुक मेरी पढ़ते हो, उसके बाद आप नोट्स वाले पॉइंट पर आते हो, फिर वो हेल्प करेंगे, क्योंकि उसमें तो पिन पॉइंट है, उसके पीछे का मुद्दा थोड़ी समझा रखा है ना। उसमें तो ये चीज चलो समझा रखी है कि जो आपका इंफीरियर गुड, गिवन गुड में प्राइस इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है ना, इनकम इफेक्ट क्या होता है, पर वो क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा। एग्जाम में क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, नोट्स से वो समझ आ जाएगा, बताओ नहीं आएगा। सो इसलिए सिर्फ नोट्स के पीछे भी मत भागना। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से नोट्स बना लिए, फिर दूसरे पॉइंट पे आपको यहाँ पे PYQs की प्रैक्टिस या कोई आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, MCQs लगाने हैं, वो आप बाद में करिए इससे, ठीक है। तो मतलब सब चीजों को साथ में रख के चलना होता है, कोई भी एक चीज इनफ नहीं है इनमें से। फाइन, अगली चीज थर्ड, अब हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात सुन लो, मैं यहाँ पे किसी भी हिंदी मीडियम को स्टूडेंट को हर्ट नहीं करना चाहती, सिर्फ एक सच्चाई बताना चाहती हूँ, ऑनली रियलिटी। देखो, हिंदी मीडियम के दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। हिंदी मीडियम के दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं मैम जैसे आप बोल रहे हो हिंदी में, बस हमको ऐसे ही क्लासेस चाहिए, जब हमको ऐसे ही पढ़ना है। एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म्स है, डिमांड को मांग बोलो, सप्लाई को पूर्ति बोलो, इलास्टिसिटी को लोच बोलो, ये वाले सेकंड कैटेगरी के लर्नर्स। ये बोलते हैं कि चलो ठीक है लेक्चर हिंदी में, बट टर्म्स तो इंग्लिश में यूज कर लीजिए। ये टाइप ऑफ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि टर्म्स को भी हिंदी में करो। अब ये तो चलो ठीक है, ये वाले स्टूडेंट्स, इनका कोई चक्कर नहीं। बट ये वाले जो स्टूडेंट्स है ना, इनके बारे में इनको दो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, 2 प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम ये इनकी होगी कि ये इकोनॉमिक टर्म्स को हिंदी में याद कर रहे हैं, इनको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स टर्म्स, इकोनॉमिक की टर्म्स इकोनॉमिक्स की समझ में नहीं आती। तो एनटीए के एग्जाम में ऐसा पीछे भी एक बार हुआ था, आई थिंक, कि एक क्वेश्चन का इंग्लिश के नीचे जब हिंदी लिखा होता है तो उसका हिंदी में मिस्टेक होती है, और एनटीए ने ये चीज ऐसे मानी होती है कि जो अगर ऐसा कुछ होता है हिंदी इंग्लिश में कुछ फर्क होता है सेम क्वेश्चन की ट्रांसलेशन में, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को सही माना जाएगा। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का लॉस हो सकता है अगर वो सिर्फ हिंदी के आश्रय अपना दे के आ रहे हैं। मतलब जिसने सिर्फ हिंदी ही देखी है क्वेश्चन की, कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे लॉस हो सकता है अगर उसको इकोनॉमिक्स में वो चीज समझ ही नहीं है, ठीक है ना। एक तो होता है कि वो इंग्लिश देख रहा है, हिंदी देख रहा है, समझ आ रही है उसको, है ना। मतलब मैं एक सिंपल सी उदाहरण देती हूँ, आपको क्वेश्चन एग्जाम में इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है ना, तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उसका इंग्लिश एंड हिंदी। अब आपको समझ आ रही है कि इंग्लिश में ये चीज दी हुई है ना, इंग्लिश में ये चीज दी हुई है, आपको वो टर्म समझ में आ रही है, चाहे आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं, बट आपको इंग्लिश वाली समझ आ रही है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इंग्लिश में ये अलग दिया हुआ है, हिंदी में ये अलग दिया हुआ है। तो आपको पता है कि भाई अगर इंग्लिश में अलग दिया तो हिंदी में अलग दिया, तो मुझे इंग्लिश के अकॉर्डिंगली उसका आंसर देना फिर। बट जिस बच्चे को उस चीज का इंग्लिश मीनिंग पता ही नहीं है, तो उसको यही नहीं पता कि डिफरेंट चीज दी हुई है इंग्लिश एंड हिंदी, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, वो हिंदी के अकॉर्डिंग आंसर दे आएगा और हो सकता है कि उसका गलत हो जाए, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनका ये एक पॉइंट रहता है कि जब आप कॉलेजेस में इंटरव्यू देने जाएंगे ना, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अब तक देखा है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर के, लेक्चरर के इंटरव्यू देने जाएंगे और वहां पे जाके आप इकोनॉमिक टर्म्स को हिंदी में डिफाइन करेंगे, वो बंदा आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा, वो इकोनॉमिक टर्म्स को तो एटलीस्ट इंग्लिश में, ये नहीं बोल रही कि इंटरव्यू के लिए इंग्लिश आनी जरूरी है, नहीं, चाहे आप हिंदी में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट वो इकोनॉमिक टर्म्स आपको हिंदी में नहीं पूछेगा। वो आपको नहीं पूछेगा लोच के बारे में बताइए, वो आपको इलास्टिसिटी के बारे में पूछेगा, ठीक है। आपको मनी मार्केट पूछेगा, कैपिटल मार्केट पूछेगा, लेफर कर्व पूछेगा, इनका वो हिंदी अनुवाद करके आपको नहीं देगा, तो कैसे वो इंटरव्यू क्रैक करोगे। ऑब्वियसली वो हर एक कॉलेज में अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो उस 10 बच्चे में मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले रहते हैं, तो वो बंदा भी एक्सपेक्ट करेगा कि इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को जो भी मैं टीचर हायर कर रहा हूँ, है ना, वो इंग्लिश उसकी जानता हो, उनका चाहे हिंदी भी जानता हो बट इंग्लिश जानता हो, क्योंकि क्लास में इंग्लिश मीडियम वाले जो इकोनॉमिक्स को इंग्लिश में पढ़ते हैं वो ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं।
है ना। तो ये वहां पे प्रॉब्लम आएगी इंटरव्यू क्रैक करने में आपको। तो मेरा कहने का मतलब है, चाहे आप हिंदी मीडियम में अब तक पढ़ते आए हैं, बट इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म्स को इंग्लिश में सीखना जरूरी है आपके लिए, अगर फ्यूचर में जाके एकेडमिशियन बनना है, पीएचडी करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो इकोनॉमिक टर्म्स की इंग्लिश जरूर आपको आनी चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग कि आप इंग्लिश में बोलोगे, कम्युनिकेट करोगे, नहीं, मैं भी यहाँ पे हिंदी में बोल रही हूँ, बस उन टर्म्स का इंग्लिश आपको बताना चाहिए। ठीक है, अगली चीज, ओके, सो चौथी चीज यहाँ पे क्या थी, रेलिवेंट सोर्स। अब रेलिवेंट सोर्सेज से मेरा क्या कहना है समझिएगा। आजकल ना यूट्यूब पर उन्होंने भी अपने नेट के चैनल बना रखे हैं, यूजीसी नेट के, जिनको पता ही नहीं है यूजीसी नेट होता क्या, वो भी लोग रिजल्ट्स पर अपडेट डाल रहे हैं, लिख रहे हैं रिजल्ट इस तरीके, गुमराह करने के लिए बच्चों को, रूमर्स फैलाने के लिए, ये हो गया वो हो गया, व्यूज ले आने के लिए, 20,000 व्यू चल जाएंगे। रिजल्ट पर वीडियो सर्च करो, रिजल्ट यूजीसी नेट रिजल्ट अपडेट, कितनी वीडियोस मिल जाएंगी, कितने कितने व्यू हैं, क्या कर, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली रिजल्ट कब आने वाला है, नहीं पता मुझे, क्योंकि कैसे पता चलेगा, मैं कोई रूमर तो फैलाने नहीं वाली, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करने वाली, इस डेट को रिजल्ट आ जाएगा, इस डेट को रिजल्ट आ जाएगा। तो कईयों ने मतलब इतनी वीडियोस डाल रखी हैं रिजल्ट अपडेट के बारे में, सिर्फ रोज वीडियो एक डाल देते हैं, रिजल्ट अपडेट रिजल्ट अपडेट रिजल्ट अपडेट, और व्यूज भी इतने जा रखे हैं। सिर्फ रिजल्ट की बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। द थिंग इज कि उन्होंने भी नेट कैटेगरी में चैनल बना रखे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि यूजीसी नेट का एग्जाम होता क्या। ठीक है, बट आपको फाइंड करनी है रेलिवेंसी, कि कौन सा चैनल अच्छा है, कौन सा सोर्स अच्छा है जो वाकई में एक सही जानकारी प्रोवाइड कर रहा है या सही सोर्सेज से पढ़ा रहा है। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मतलब रेलिवेंसी से पढ़ाते हैं, देयर आर मेनी चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स हैं। तो वो चीज में डिफरेंस क्रिएट करना सीख लेना। ठीक है, डिफरेंस उसमें क्रिएट करना सीख लेना, गलत हाथों में मत चले जाना। ठीक है, गलत एजुकेटर के पास मत चले जाना, बस। सो अगली चीज यहाँ पे है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, देखो अब ये जो टाइम मैनेजमेंट वाली बात है ना, कई ऐसे लर्नर्स हैं जो मैंने ऊपर चीजें बताई हैं सभी फॉलो कर रहे हैं, मतलब लेक्चर्स सुन रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता। उसके पीछे का एक रीजन होता है टाइम मैनेजमेंट, की एग्जाम के दिन वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। अब टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है आपको, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी एक चीज होती है 1 मिनट। और इस बार ना जो बच्चे एग्जाम देके आए थे, बोला मैम आपका वो 1 मिनट वाला कंसेप्ट बड़ा हेल्पफुल रहा, एक क्वेश्चन 1 मिनट, एक क्वेश्चन को 1 मिनट दीजिए, नहीं से सोल्व हो रहा है 1 मिनट में, अगले पर जाइए। जो क्वेश्चन लग रहे हैं आपको डिफिकल्ट हैं, थोड़े परे हैं लेवल से आपके, फिलहाल के लिए उनको छोड़ दीजिए, ज्यादा टाइम उन पर वेस्ट मत करिए। जो आपको लग रहा है कि भाई ये सोल्व हो जाएगा, अगर मैं 20-30 सेकंड ज्यादा भी देती हूँ, सही आंसर मैं निकाल लूंगी, फिर ठीक है, लग जाएगी उस पर। बट इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं ये बिल्कुल परे ही है मेरी पहुंच से, तो उसको छोड़ दीजिए, उस पर ज्यादा टाइम, उस पर फिर 1 मिनट भी मत लगाइए। ठीक है, द अदर थिंग, एलिमिनेशन मेथड बहुत कारगर सिद्ध होता है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और तीसरी चीज, जो आता है, जो इजी है, जो आता है, जो इजी है, जो आपकी अप्रोच में है, उसको ठीक करने की कोशिश करना। डिफिकल्ट तो एग्जाम होगा, देखियो डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सारा एग्जाम पढ़े हुए में से कभी भी नहीं आएगा आपका, बिकॉज हाई लेवल का एग्जाम है, काफी नेशनल लेवल का एग्जाम है, सारा पेपर पढ़े में से नहीं आता कभी भी, जितना मर्जी आप पढ़ लो। बट आपको उन क्वेश्चंस को गलत नहीं करके आना जो आपकी अप्रोच में है, जो आपको आते हैं या जिनको आप इजी कंसीडर करते हैं, उन क्वेश्चंस को सही करके आना ही आना है। अगर जो अप्रोच से परे वाले क्वेश्चंस पर ज्यादा टाइम मत दीजिएगा, वो रह भी जाते हैं, छूट भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपके अप्रोच वाले क्वेश्चंस ठीक करके आइएगा मैक्सिमम नंबर बूस्ट करने के लिए। ठीक है, नई अप्रोच वाले क्वेश्चन पर एंड में टाइम लगा दीजिएगा, एंड में जो टाइम आपके पास बचता है तो। ठीक है, फर्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं इजी हैं आपकी अप्रोच में, उनको ठीक करके आओ। तो यही चीजें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। होपफुली ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगी। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।